हेलो एवरीवन, मैं चांदनी कुमारी आप लोगों को माउंटेन व्यू प्रेप स्कूल के तरफ से व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण कहते किसे हैं। वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं और वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर वर्ण होता है और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। तो वही जो स्वर वर्ण है उसी स्वर वर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके भेद के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वर वर्ण कहते किसे हैं? स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, जैसा कि मैं बोर्ड पे लिख चुकी हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे स्वर वर्ण जिस वर्णों या अक्षरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, ओ, री, ए, ओ और औ। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर, वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। अब यहाँ आप लोग देखिए कि यहाँ मैं लिखी अ, आ, ई, मतलब ह्रस्व स्वर के उच्चारण में समय भी कम लगता है। इसका उच्चारण करते समय हमें ज़्यादा समय नहीं लगता। तो देखिए यहाँ पे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये जो 4 वर्ण है स्वर वर्ण के 11 में जो ये 4 वर्ण है इसे हम ह्रस्व स्वर की श्रेणी में रखेंगे और जो बाकी बच गए आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये जो 7 को हम दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखेंगे। तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों की सहायता से नहीं होती है, लेकिन दीर्घ स्वर जो है ह्रस्व स्वर के मिलने से ही दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। इसीलिए इसकी परिभाषा है कि मूल या ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ मिलने से जो नया स्वर बनता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए अ क्या है? अ एक ह्रस्व स्वर है। फिर इसमें हम अ मिलाएं तो ये क्या बन गया? दीर्घ बन गया, यानी कि आ बन गया। अब यहाँ देखिए फिर आप लोग छोटी ई, जो छोटी ई बराबर बड़ी ई, यानी कि दीर्घ ई बन जाता है। इसीलिए दीर्घ स्वर की परिभाषा है किसी मूल या ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से, यानी कि ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो नया स्वर बनता है। यहाँ आप देखिए कि उसी ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से एक नया जो वर्ण बना उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर के बारे में जानते हैं। उससे पहले दीर्घ स्वर की संख्या हम बता दिए कि दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। 7 में आ गया आपका आ, ई, उ, ए, ओ और औ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गई। उसके बाद प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। जैसे हम उच्चारण करते हैं ओम, राम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एस जो है एस आकार का जो ये बना है वर्ण, इस एस आकार के वर्ण पे हमें ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है। इसे ही हम प्लुत स्वर कहते हैं, जो हमारे ह्रस्व स्वर से प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। अब हम लोग स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे।
उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान वह होता है जहाँ पे जिसका उच्चारण जो है हमारे मुख के से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे में हमारे अ और आ एक वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। ई और ई है, उसका उच्चारण स्थान तालु हो गया। छोटी और बड़ू है, उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। री, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। ए, इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु हो गया। ओ और अ, इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ हो गया। अब मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि उच्चारण स्थान में कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा ये हमारे मुख के किस भाग में आता है। तो सबसे पहले हम कंठ के बारे में जानेंगे। कंठ, यहाँ पे कंठ है, जब हमारी श्वास की जो वायु होती है जब बाहर निकलती है और जिस वर्ण का उच्चारण करती है, तो उच्चारण स्थान जिस वर्ण का उच्चारण करती है और श्वास जहाँ से निकल रही है वो हमारा उच्चारण स्थान हो जाता है। तो जैसे में कंठ से अ और आ जो है हमारे कंठ से निकल रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। ई और ई का उच्चारण स्थान तालु हो गया, इसका उच्चारण स्थान तालु हो गया। हमारे अब तालु कहाँ पे है? तो हमारे मुख के अंदर जो ऊपरी भाग है, दो दांतों के बगल में एक गड्ढे नुमा जो संरचना है वो तालु में आता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे बड़ी ऊ और छोटे ऊ और बड़ी ऊ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। ये जो हमारा, इसे हम ओष्ठ बोलते हैं। ये ऊ और ऊ आप लोग तो इसको समझते ही होंगे। उसके बाद ये मूर्धा हो गया। तो दांतों के ठीक ऊपर वाली संरचना है मूर्धा। ये जो मूर्धा है दांतों के ठीक ऊपर वाली संरचना है। दांतों के ऊपर वाली संरचना के जो बगल में जो प्लेन भाग होता है, हमारे दांतों के ऊपर जो प्लेन भाग होता है उसे हम मूर्धा कहते हैं। ए और ऐ कंठ और तालु हो गया। ओ और अ कंठ और ओष्ठ हो गया। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़े हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज़्यादा समझने में कठिनाई नहीं हुई होगी। फिर अगली बार मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी।